हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट इस पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि हमने इलास्टिसिटी को कर दिया था ख़त्म। देन उसके बाद हमने सरफेस टेंशन को स्टार्ट किया था, उसको भी समझ चुके थे, ठीक है। एंड हमने स्टार्ट कर चुके थे क्या, फ्लूइड। तो फ्लूइड को आज क्या करेंगे, कंटिन्यू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर। एंड जो दोस्त मेरे क्लासेस को देख रहे हैं वो सारे दोस्त क्या करेंगे कि कमेंट में बताएंगे मेरे क्लासेस कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जरूर बताना मत भूलिएगा। चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का भी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। चलो क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, कैपिलरिटी फॉल के बारे में। तो कैपिलरी फॉल का डेरिवेशन जो है हमने वहाँ पे किया था एंड एक्सप्रेशन एक मिला था। कैपिलरी फॉल का एक्सप्रेशन कुछ हमें इस तरह सा मिला था, H = 4t cos थीटा रो जी डी, ठीक है। यहाँ पे जो T है, ठीक है, ये T है सरफेस टेंशन, इसको सिग्मा से भी लिखा जा सकता है, ओके, ठीक है। एंड थीटा ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रो है लिक्विड का डेंसिटी, जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डी है कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर। तो ये हमें मिला था, ओके। देन उसके बाद हमने जूलियंस लॉ को लेके डिस्कस किया था, जूलियंस लॉ के बारे में सीखा था। तो वहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन हमें मिला था, क्या था, RH = कांस्टेंट, ठीक है, RH = कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमें मिला था जूलियंस लॉ से। तो ये H क्या है, H है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ओके। एंड R क्या है, R है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस, ठीक है। तो मेनिस्कस का जो कर्वेचर है उसको अगर हमने एक पूरा सर्किल का रूप दे दे तो सर्किल होता है तो एक रेडियस भी आएगा एंड वही रेडियस है ये R, ठीक है। तो R एंड H का जो प्रोडक्ट है वो होगा कांस्टेंट। यही तो जूलियंस लॉ से हमने सीखा था। देन उसके बाद हमने एंट्री किया फ्लूइड पे। तो फ्लूइड पे सबसे पहले हमें क्या मिला, प्रेशर के बारे में, ओके। तो प्रेशर के बारे में हमने क्या सीखा, प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमने चले आए थ्रस्ट पे। थ्रस्ट क्या था, थ्रस्ट था प्रेशर एंड एरिया का जो प्रोडक्ट है उसे कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। चलो अब डेंसिटी के बारे में सीखा था। डेंसिटी में हमें देखा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने सीखा था, ओके। देन उसके साथ साथ हमने ये सारे चीज़ जो हमने सीखा, इसका हर एक का ऐसा ही यूनिट हमने सीखा था एंड उसके साथ साथ उसका डायमेंशन भी निकाल लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं इसका, ओके। देन उसके बाद हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सीखा। रिलेटिव डेंसिटी क्या था, रेशियो था डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। देन उसके बाद हमने आखिरी टॉपिक जो था वहाँ पे क्या दिखा था, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड। तो लिक्विड के इनसाइड पे कोई भी पॉइंट पे कितना प्रेशर होता है ये हमने देखा था। एंड एक एक्सप्रेशन मिला था, एक फॉर्मूला मिला था जो था प्रेशर = H रो जी, ठीक है। अब ये रो तो डेंसिटी है लिक्विड का, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ये H क्या है, ये H है डेप्थ, ठीक है। लिक्विड के इनसाइड में, लिक्विड के अंदर उस पॉइंट का डेप्थ मतलब फ्री सरफेस से कितना नीचे है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं, ओके। तो ये था प्रीवियस क्लास का टॉपिक। तो आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम निकालेंगे एवरेज प्रेशर एंड थ्रस्ट ऑन लॉग गेट। तो ये लॉग गेट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखो, ब्रिजेस में पानी के फ्लो को रोकने के लिए एक तरह की गेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक तरह की गेट का इस्तेमाल किया। ये मेटल प्लेट होता है एक्चुअली, ये प्लेट को गेट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिससे कि पानी का फ्लो जो है रोका जा सके। जैसे कि फारक्का बैरेज में हुआ है ना, फारक्का बहुत ही नाम सुना होगा आपने। तो फारक्का बैरेज में बहुत सारे ऐसे गेट्स हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया लॉग गेट। अब लॉग गेट में हम निकालेंगे एवरेज प्रेशर, ठीक है। चलो पहले तो हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगल शेप का एक हमने
मेटल प्लेट ले लिया, इसको लॉग गेट के रूप में हम यूज़ करेंगे। इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से, हाइट है इसका h एंड विड्थ है इसका l। तो इसका एरिया कितना होगा बोलो, इसका एरिया होगा HL, ठीक है। अब इसको हम लॉग गेट की तरह यूज़ करेंगे। तो देखो ये कैनल है, ये कैनल पे पानी फ्लो हो रहा है, ओके, ये कैनल पे पानी फ्लो हो रहा है। देन इस लॉग गेट को मैंने यहाँ पे इस तरह वर्टिकली रख दिया, तो क्या होगा, ये पानी का फ्लो तो है रुक जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इस लॉग गेट पे पानी क्या करेगा, प्रेशर देगा, ठीक है, प्रेशर देगा। अब कितना प्रेशर देगा ये तो हमें निकालना है, ओके। देखो अब हमें जो प्रेशर का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था H ρg, ठीक है, ये प्रेशर इंक्रीज होता है किसके साथ बोलो, तो डेप्थ के साथ। तो यहाँ पे डेप्थ कितना है बोलो, टॉप सरफेस पे एकदम टॉप पे डेप्थ कितना है 0, एंड एकदम बॉटम पे डेप्थ कितना है h, ठीक है। तो निकालो टॉप पे प्रेशर एट टॉप ऑफ द गेट, तो गेट के टॉप में प्रेशर कितना होगा, क्योंकि H ρg, H का वैल्यू अगर 0 हो तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ऐसा था H ρg, तो H का वैल्यू अगर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा ना। देन उसके बाद प्रेशर निकालो, प्रेशर एट बॉटम पे निकालो प्रेशर, ठीक है, बॉटम ऑफ द गेट। तो बॉटम पे कितना होगा, H ρg होगा, ठीक है, क्योंकि बॉटम पे इसका डेप्थ है कितना बोलो h, तो H ρg है। अब यहाँ पे 0 लग रहा है एंड यहाँ पे H ρg लग रहा है, तो मिडिल पे कितना लग रहा है, तो मिडिल पे ये वेरी करता है, ओके, क्योंकि ऊपर है 0 एंड थोड़ा सा नीचे मतलब डेप्थ थोड़ा सा है, तो धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ रहा है, ओके। एकदम टॉप पे 0 था, लेकिन ये जितना नीचे जा रहा है ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड बॉटम पे आके ये सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब H ρg हो गया, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब एवरेज निकालेंगे, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, ओके, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, यही होगा इस गेट पे प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर निकालो, एवरेज प्रेशर क्या होगा बोलो, ऊपर है 0, बॉटम पे है H ρg, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो H ρg, ठीक है। एंड थ्रस्ट अगर आपको निकालने के लिए पूछा जाए तो थ्रस्ट इज इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर का वैल्यू क्या है H ρg, एरिया क्या है HL, एरिया मतलब ये गेट का एरिया, ठीक है। तो एरिया मैंने लगा दिया, तो मुझे मिल गया क्या, H² ρg L, तो ये हो गया थ्रस्ट, ओके। चलो अब कुछ चीज़ें फ्लूइड के बारे में और जान लेते हैं, जो कि है, देखो फ्लूइड में मोलिकुलर मोशन की वजह से फ्लूइड जो है हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो होता है, मतलब ऊंची जगह से नीचे जगह की तरफ फ्लो होता है, किसके वजह से, मोलिकुलर मोशन की वजह से। एक बात ये, दूसरा बात ये है कि ये जो किसी भी पॉइंट, वो लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है, ठीक है, ये जो प्रेशर है ये प्रेशर डेप्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेप्थ अगर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, ओके, ठीक है। देन तीसरी बात ये है कि किसी भी कंटेनर पे अगर हमने फ्लूइड रखा, तो ये फ्लूइड उस कंटेनर की वॉल्स पे क्या परपेंडिकुलरली, मतलब राइट एंगल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर देगा, ठीक है, ओके, चारों ओर, ठीक है। चलो, एंड ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर भी डेप्थ के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। चलो अब आखिरी बात जो है क्या है कि किसी भी लिक्विड के अंदर सेम डिस्टेंस पे, सेम डेप्थ पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, किसी भी लिक्विड के अंदर सेम डेप्थ पे जितने सारे पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट्स का जो प्रेशर होगा वो बिल्कुल सेम होगा एंड सारे डायरेक्शन पे सेम होगा। मतलब ऐसा है कि ये मैंने एक जार लिया एंड इस जार में इतना लिक्विड है, ठीक है, चलो मान लेते हैं H डेप्थ पे जितने सारे पॉइंट है, यहाँ पे जितने सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स पे प्रेशर जो होगा ये बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, एंड सारे डायरेक्शन पे इसका प्रेशर जो है सेम होगा, ठीक है। चलो ये था फ्लूइड के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बुओयांसी के बारे में, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बुओयांसी के बारे में। तो क्या आपने कभी भी फुटबॉल को पानी में डुबोने की कोशिश किए थे? क्या आपसे ये हो पाया था? क्या आप इसमें कामयाब रहे? अगर हाँ, ठीक है, तो आप में है एक सुपर नेचुरल पावर। अगर नहीं तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एक्चुअली ये क्यों नहीं हो रहा है।
ओके, ये क्यों नहीं हो रहा है, एंड इस सवाल का जवाब आपको मिला नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आज इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। एंड इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें तो हम दो चीज़ों को सीख लेते हैं, तब अपने आपको ये सवाल का जवाब जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या सीखेंगे, आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल एंड बुओयांसी के बारे में। तो चलो आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल सीखते हैं, ठीक है। आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल, ठीक है, एंड उसके साथ साथ हम सीखेंगे बुओयांसी के बारे में, ओके। दोनों चीजें एक साथ ही सीख लेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं आर्किमिडीज जी ने क्या कहा है। Whenever an insoluble body is immersed wholly or partly in a fluid at rest, it experiences an upward thrust and there is an apparent loss in weight equal to the weight of the fluid displaced by its immersed part, ठीक है। ये कहा है किसने, आर्किमिडीज जी ने। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी भी फ्लूइड पे कोई इंसोल्यूबल बॉडी को सबमर्स करते हैं, ठीक है, बॉडी को इमर्स करते हैं मतलब डुबोते हैं, चाहे आप आधे डुबाए या फिर कोई पार्टली डुबाए या फिर फुल्ली डुबा दे उसको, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी एक अपवर्ड थ्रस्ट को एक्सपीरियंस करेगा, अपवर्ड थ्रस्ट को महसूस करेगा, एंड इस बॉडी में एक अपरेंट वेट लॉस आएगा, ठीक है, अपरेंट वेट लॉस, इसका मतलब इसका वेट में थोड़ा सा कमी आएगा, एंड ये कमी किसके साथ इक्वल होगा, इस बॉडी को डुबोने से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना फ्लूइड उछल के गिरा है, इस फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा। मतलब केस कुछ इस तरह से है, मैंने अगर एक बाल्टी में पानी रखा, ठीक है, मैंने एक बाल्टी में पानी रखा एंड पानी को एकदम पूरी तरह से मैंने बाल्टी को भर दिया पानी से, ओके, मतलब अब एक बूंद पानी अगर मैं डालता हूँ इस बाल्टी पे तो एक बूंद पानी भी ये नहीं रख पाएगा एंड इसको गिरा देगा, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, जो पानी गिरेगा उसको भी तो रिटेन करना है, तो इसलिए मैंने नीचे एक प्लेट लगा दिया, ओके, मैंने एक प्लेट लगा दिया, मतलब इस बाल्टी से अगर कोई थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो इस प्लेट में आके रिटेन हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया कि एक इंसोल्यूबल बॉडी, बोले तो कुछ इस तरह से, जो बॉडी पानी में नहीं घुलेगा, ओके, पानी में मिक्स नहीं होगा, जैसे सॉल्ट मिक्स हो जाता है, शुगर मिक्स हो जाता है, तो शुगर एंड सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूबल बॉडी का एग्जाम्पल हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं इंसोल्यूबल बॉडी लूँगा, जैसे कि पत्थर, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा, तो ये सारे इंसोल्यूबल है। एंड ये जो कैप दिख रहा है आपको, मार्कर का कैप, ये भी तो इंसोल्यूबल है। अगर मैं इस तरह की कोई बॉडी को लेता हूँ एंड पानी में फुली डुबो देता हूँ, फुली पार्टली जो भी हो, तो मैंने यहाँ पे फुली डुबोया, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस बॉडी में एक अपवर्ड थ्रस्ट आएगा, मतलब ये थ्रस्ट क्या देगा, लिक्विड देगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट देगा, ठीक है, जो कि ये बॉडी महसूस कर पाएगा, ठीक है। ये बॉडी को ये लगेगा कि नीचे से कोई मुझे धक्का दे रहा है, कुछ ना कुछ तो मुझे धक्का दे रहा है, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड ये धक्का के बाद क्या होगा कि इसका जो वेट था, इसके वेट में आएगा कमी, मतलब बाहर ये बॉडी का वेट अगर W1 है तो पानी में घुसने के बाद इसका वेट आ जाएगा W2, एंड W1 है W2 से ज़्यादा, ठीक है, ओके, मतलब पानी के बाहर इसका वेट जितना था, पानी के अंदर इसका वेट थोड़ा सा कम हो गया है। एंड कितना वेट कम हुआ है, बोलो कितना वेट कम हुआ है, W1 माइनस W2 कम हुआ है, ओके। पानी के बाहर अगर इतना है, पानी के अंदर अगर इतना है तो कितना कम हुआ है, इससे इसको माइनस कर दो, बस इतना मिल जाएगा। एंड आर्किमिडीज ने ये कहा है, ये जो वेट लॉस हो रहा है ये किसके समान है, जब मैंने इसको डुबोया था, जब मैंने इसको पानी में डुबोया था तब थोड़ा सा पानी गिरा था बाहर, थोड़ा सा पानी उछल के गिरा था, जितना पानी गिरा था इसका वेट मैंने मेजर किया, ये है W3, तो इसका वेट के समान है ये वेट लॉस, मतलब वेट W3, ठीक है। तो आर्किमिडीज जी ने बस यही कहा था, ओके, आर्किमिडीज जी का ये था प्रिंसिपल वेट, ये बाहर का वेट, ये पानी के अंदर का वेट, अगर इसको माइनस करता हूँ तो मिलता है उछल के गिरने वाला पानी का वेट, ये अगर W1 माइनस W2 करता हूँ तो ये इस वेट के साथ इक्वल हो रहा है। तो ये था आर्किमिडीज जी का
प्रिंसिपल। ओके चलो अब बुओयांसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब मैंने इस बॉडी को, इस इनसोल्यूबल बॉडी को पानी के अंदर घुसाया तो क्या कहा आर्किमिडीज जी ने कि ये एक अपवर्ड थ्रस्ट महसूस करता है, अपवर्ड थ्रस्ट महसूस करता है, ठीक है। एंड यही जो थ्रस्ट महसूस करता है यही थ्रस्ट है बुओयांसी, ठीक है। बुओयांसी इज इक्वल टू है अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक है। बुओयांसी का मतलब है अपवर्ड थ्रस्ट, जो कि ये है जब मैंने इंसोल्यूबल बॉडी को पानी के अंदर डुबोया तब जो थ्रस्ट पानी ने दिया उसको, यही है बुओयांसी, ठीक है। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या है बोलो तो, मैग्नीट्यूड किस इसको अगर मैं एफ बी से लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जितना पानी गिरा है, जितना पानी गिरा है उस पानी के वेट के समान, ओके, उस पानी के वेट के समान, ओके, ठीक है। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। तो जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस्ड करेगा, ओके, जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा बुओयांसी फोर्स का मैग्नीट्यूड, ओके, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं कुछ इस तरह से। देखो मैंने क्या किया, बस एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एक इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर मतलब क्या, कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बॉडी का, ये इंसोल्यूबल बॉडी का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, एंड इसका वेट था 1 kg, ठीक है, इसका वेट था 1 kg। जब मैंने इसको डुबोया, ठीक है, जब मैंने इसको डुबोया, इसका जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पानी को गिराएगा, मतलब इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा बोलो, जो गिरा, जो उछल के गिर गया है उस पानी का वॉल्यूम भी होगा 1 लीटर, समझ में आया, ठीक है। एंड क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये जो पानी गिरा 1 लीटर पानी का वेट कितना होगा, ओके, 1 लीटर पानी का वेट होगा थोड़ा सा कम लेते हैं 950 ग्राम्स, ठीक है, ओके, 950 ग्राम्स लेते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो अब बाहर इसका वेट कितना था 1 kg, अब पानी के अंदर इसका वेट कितना होगा बोलो, 150 ग्राम, ठीक है। पानी के अंदर इसका वेट होगा 150 ग्राम, सॉरी 150 ग्राम नहीं 50 ग्राम, ओके, ओनली 50 ग्राम, ओके, ठीक है। तो अब जाके क्या हुआ कि मैंने 1 लीटर वॉल्यूम वाला बॉडी को पानी के अंदर डुबोया, ठीक है, जिससे कि 1 लीटर पानी गिरा, क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 लीटर है तो ये 1 लीटर पानी ही गिराएगा, ओके। एंड इसका बाहर वेट था 1 kg, एंड पानी के अंदर जाने के बाद इसका वेट कितना हो गया, ओनली 50 ग्राम्स हो गया, ठीक है। चलो एंड जो वाटर गिरा, ठीक है, उसका वेट कितना निकला, 950 ग्राम, 950 ग्राम, ठीक है। अब क्या, पानी के डुबोने के बाद इसका वेट में कमी आ गया, ओके, इसका वेट में क्या आ गया, कमी आ गया। कितना कमी आ गया देखो, अब इसको माइनस करो, 1 kg से अगर मैं 50 ग्राम्स माइनस करता हूँ तो ये होता है 950 ग्राम्स, ठीक है, 950 ग्राम्स, जो कि ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट का समान है। बस यही तो कहता है क्या आर्किमिडीज जी, ओके, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बस यही चीज़ कहता है। एंड बुओयांसी की इधर चले जाएंगे तो बुओयांसी में हमें क्या मिलेगा बोलो, बुओयांसी में मिलेगा कि ये जो अपवर्ड थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो अपवर्ड थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड है ये होगा किसके साथ समान बोलो, ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर हुआ है, ठीक है, ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है इसका वेट के मैग्नीट्यूड के समान। मतलब इसको अगर केजी में लिखूँ तो ये होगा 0.95 kg, ठीक है, ये होगा 0.95 kg। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बुओयांसी का मैग्नीट्यूड होगा 0.95 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि बुओयांसी एक फोर्स है तो इसका यूनिट लगेगा न्यूटन। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड ही लेना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आपने फुटबॉल को पानी में डुबोया था तो फुटबॉल क्यों ऊपर उठ रहा था, ओके, फुटबॉल क्यों नहीं डूब रहा था, क्योंकि पानी दे रहा था इसको क्या,
पानी दे रहा था इसको अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा था, जिसकी वजह से ये क्या फुटबॉल आपका पानी में नहीं डूबा होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी जानेंगे एंड आपका जो ये सवाल का जवाब है और भी क्लियर हो जाएगा। अब तक तो आपको इतना पता चल चुका है कि आपने जब फुटबॉल को डुबोया था तो पानी दे रहा था एक अपवर्ड थ्रस्ट, ओके, अपवर्ड थ्रस्ट। लेकिन मैंने जब फुटबॉल को डुबो के छोड़ दिया तो ये ऊपर क्यों आ गया, ये फुटबॉल ऊपर क्यों आ गया? तो इसका जवाब हम अभी देखेंगे। थोड़ी कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना है, ओके। तो इसके बारे में हम जानेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फ्लोटेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे फ्लोटेशन के बारे में, ओके। चलो फ्लोटेशन के बारे में सीख लेते हैं। चलो पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। फ्लोटेशन के बारे में सीखेंगे अभी। अब हम सीखेंगे फ्लोटेशन के बारे में, फ्लोटेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो जब भी हमने इनसॉल्युबल बॉडी को फ्लूइड के अंदर डुबोया था, ठीक है, जब भी हम इनसॉल्युबल बॉडी को फ्लूइड के अंदर डुबोया था तो वहाँ पे दो कंडीशन ऐसे हो सकते हैं। दो डुबोने के बाद दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो इनसॉल्युबल बॉडी पूरी तरह से डूब जाएगा एंड बॉटम पे आके गिर जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह से। देखो मैंने एक बाल्टी लिया, बाल्टी पे मैंने पानी भरा, ठीक है, पानी भरा, देन एक इनसॉल्युबल बॉडी मैंने इसको यहाँ पे पानी में छोड़ दिया। ठीक है, एक इनसॉल्युबल बॉडी को मैंने क्या किया, पानी में छोड़ दिया। छोड़ देने से दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन, ये पूरी तरह से डूब जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, डूब के एकदम बॉटम पे चले आएगा, बाल्टी के बॉटम के चलेगा, मतलब ये पूरी तरह से डूब गया है। ठीक है, जिसको कहेंगे सिंक, ओके, ये सिंक हो गया है पूरी तरफ से। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि ये पूरी तरह से ना डूब के ये फ्लोट होगा। ठीक है, ये पूरी तरह से ना डूब के ये फ्लोट होगा, मतलब ये बॉटम पे आके नहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं ये रहेगा, ओके, फ्लोट होता रहेगा। अब फ्लोट होने की भी 3 कंडीशंस है। ठीक है, फ्लोट होने की भी 3 कंडीशन है, ओके। ठीक है, देखो फ्लोट होने की जो 3 कंडीशन है, पहला तो ये पानी के अंदर ही फ्लोट होता रहेगा, ओके, पानी के अंदर ही ये फ्लोट होता रहेगा, मतलब इस तरह से यहाँ पे किसी जगह पे ये फ्लोट होता रहेगा, ओके। देन दूसरा कंडीशन क्या है कि ये सरफेस पे ही फ्लोट होगा, लेकिन कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर रहेगा, कुछ हिस्सा इसका बाहर रहेगा। ये है दूसरा कंडीशन फ्लोट होने का। एंड तीसरा कंडीशन ये है कि ये पूरी तरह वाटर सरफेस के बाहर होगा। ठीक है, वाटर के अंदर कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि थर्मोकोल होता है ना, थर्मोकोल का पीस अगर आप छोड़ देंगे पानी में तो क्या होगा कि वो पूरी एकदम वाटर सरफेस में क्या होगा, वो तैरेगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हो सकता है, ओके। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था, बोलो? पहला कंडीशन था ये पानी में कंप्लीटली डूब गया है। तो इसका कंडीशन ये है कि जब इसका वेट W1 एंड जो पानी गिरा है, ठीक है, एंड जो पानी गिरा है उसका वेट हम लेते हैं W, ओके, W। ठीक है, ओके। हमने क्या किया, हमने जो इनसॉल्युबल बॉडी पानी में डुबोना था, हमें उसका वॉल्यूम था V एंड उसका वेट था W1, ओके। एंड उसको डुबोने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि थोड़ा सा पानी उछल के गिर गया है। कितना पानी गिरेगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही तो गिरेगा, ओके। ये V पानी गिर गया है उछल के, ओके। एंड इसका वेट मेजर करेंगे, वेट मेजर करने के बाद हमें ये वेट मिला, W मिला, ओके। अब देखो ये कंडीशन कब आएगा, ये जो पूरा बॉडी जो सिंक हो गया, पूरा बॉडी जो डूब गया, ये कंडीशन कब आएगा, बोलो? ये आएगा जब ये वेट ज़्यादा होगा पानी के वेट से, डिस्प्लेस वाटर के वेट से बहुत ज़्यादा होगा, तब ये कंडीशन आएगा कि बॉडी पूरी तरह से डूब गया है, ओके। ठीक है, अगर आप कभी भी एक पत्थर को पानी में फेंकेंगे तो पत्थर पूरा तरह से डूब जाएगा।
ओके ये पत्थर पूरा डूब जाएगा, क्योंकि पत्थर का जो वेट है एंड पत्थर डुबोने के बाद जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट अगर देखेंगे तो पत्थर का वेट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इसीलिए पत्थर जो है डूब जाएगा पानी में। ओके चलो ये कंडीशन चला गया, इसको अब करते हैं नेगलेक्ट। तीसरा कंडीशन, अब चले जाते हैं सेकंड कंडीशन में, फ्लोटिंग कंडीशन में। ओके फ्लोट होने की कंडीशन पे, तो फ्लोट कब होगा? ओके तो फ्लोट कब होगा, तो लॉस ऑफ फ्लोटेशन के बारे में अब जान लेते हैं। ओके ये जो मैंने फिगर बनाया है इसको दिमाग में याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉस लिखने वाला हूँ। ओके लॉस ऑफ फ्लोटेशन, लॉस ऑफ फ्लोटेशन। ओके तो देखो अब क्या है, W से मान लेते हैं ये है बॉडी का वेट। ओके W से हम मान लेते हैं ये है बॉडी का वेट, एंड इस बॉडी को डुबाने के बाद जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट हम मान लेते हैं है WB। ओके WB एंड बुओयांसी से हमें क्या पता चला कि जितना पानी गिरेगा उसका जो वेट है उसका मैग्नीट्यूड है बुओयांसी फोर्स। ओके तो इसको अब WB ना लिख के हम लिखेंगे FB, ये है क्या बुओयांसी, ठीक है। ओके ये है वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके तो ये बात समझ लीजिए कि W से हमने क्या लिखा, वेट ऑफ द बॉडी, एंड FB है बुओयांसी, ठीक है। बुओयांसी मतलब अपवर्ड थ्रस्ट। ये अपवर्ड थ्रस्ट किसके समान होता है बोलो, जितना वाटर जितना फ्लूइड आपका डिस्प्लेस होता है उसके वेट के समान होता है। यही तो हमने सीखा था बुओयांसी से, ठीक है, बुओयांसी से हमने यही सीखा था। तो अब क्या है कि लॉस ऑफ फ्लोटेशन में पहले हम देखेंगे अगर ये वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, बुओयांसी फोर्स से ज़्यादा होता है। ओके बुओयांसी फोर्स से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि इस वेट का बॉडी को अगर हम पानी में डुबोएंगे तो जितना पानी उछालेगा उसका वेट अगर इससे कम हुआ, बॉडी से कम हुआ, बॉडी के वेट से कम हुआ तो क्या होगा, बॉडी सिंक हो जाएगा ना, क्योंकि बॉडी का वेट ज़्यादा है, वाटर डिस्प्लेस जो हुआ है उसका वेट कम है, तो क्या होगा, बॉडी तो सिंक हो जाएगा ना, तो बॉडी विल सिंक कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली। ओके ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो W है ये FB से कम है, मतलब बुओयांसी फोर्स से कम है, कि जितना वेट है बॉडी का पानी में डुबोने के बाद जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट है ज़्यादा, डिस्प्लेस वाटर का वेट है ज़्यादा, किससे, बॉडी से। तो तब क्या होगा कि बॉडी विल फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ सकते हैं, एक तो टोटली ऑन द सरफेस, पूरी तरह सरफेस के ऊपर, या फिर पार्टली इनसाइड वाटर, ठीक है, इनसाइड वाटर। ओके जब ये कंडीशन आएगा कि बुओयांसी फोर्स बॉडी के वेट से ज़्यादा होगा तब दो कंडीशन हो सकता है, ये इधर ये इस तरह से फ्लोट होगा या फिर इस तरह से फ्लोट होगा, ठीक है, इधर ये इस तरह से फ्लोट होगा, इधर इस तरह से फ्लोट होगा। एंड चलो तीसरे कंडीशन पे चले जाते हैं, जब ये वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बुओयांसी फोर्स के समान होगा, जब ये वेट ऑफ द बॉडी बुओयांसी फोर्स के समान होगा तब क्या होगा, द बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द वाटर, ठीक है, इनसाइड द वाटर। अगर ये कंडीशन आता है कि बॉडी का जो वेट है एंड जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट हो जाता है इक्वल, तो बॉडी क्या करेगा, लिक्विड के इनसाइड, ओके, लिक्विड के अंदर तैरेगा, ओके, फ्लोट करेगा। तो ये तीनों थे लॉस ऑफ फ्लोटेशन के फॉर्मूला। एंड फुटबॉल का केस
कहाँ पे आता है बोलो? फुटबॉल का केस आता है सेकंड नंबर पे, क्योंकि फुटबॉल का जो वेट है बहुत ही कम है। एंड फुटबॉल को अगर डुबोएंगे, ओके, फुटबॉल को अगर डुबोएंगे, जितना पानी उछल के गिरेगा, उस पानी का वेट अगर देखेंगे तो उस पानी का वेट है बहुत ज़्यादा, ओके, उस पानी का वेट है बहुत ज़्यादा। एंड जिसकी वजह से ये एफ का फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ये अपवर्ड थ्रस्ट का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए आप अगर डुबो के छोड़ देंगे फुटबॉल को तो ये फोर्स उसको ऊपर धकेल देगा, ठीक है, ऊपर धकेल देगा, ओके, जिसकी वजह से फुटबॉल पानी में डूबता नहीं है, ओके, बिल्कुल सरफेस पे रहता है। चलो ये हो गया। एंड चलो यहाँ पे इस कंडीशन को लेके हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, एंड इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। देखो अब क्या है कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई बॉडी फ्लोट होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर वो बॉडी फ्लोट होता है तो वो बॉडी होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन के दो केसेस है, ओके, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के भी दो केसेस है एंड दो कंडीशन है। फ्लोटेशन इन इक्विलिब्रियम, ओके, फ्लोटेशन इन इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? देखो पहला कंडीशन तो ये है, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड लिखता हूं, ठीक है, फ्लूइड, ओके, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हुआ तो बॉडी क्या? इक्विलिब्रियम पे फ्लोट होगा, ओके, बॉडी क्या? इक्विलिब्रियम पे फ्लोट होगा। अगर वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है तो बॉडी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, ठीक है, साम्यावस्था पे बॉडी जो है फ्लोट होगा, ओके, इनसाइड द लिक्विड। एंड दूसरा केस, दूसरा कंडीशन क्या है कि सेंटर CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी ऑफ द body and center of buoyancy, okay, lie in the same vertical line, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयांसी का जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयांसी, ये दोनों पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पे होगा, तब जाके आपका जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फ्लोट होगा, ओके, ठीक है। जैसे देखो कि ये आपका बॉडी है जो कि लिक्विड के इनसाइड फ्लोट हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे साम्यावस्था पे कब फ्लोट होगा? जब इसका CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG का मतलब तो आपको पता होगा शायद, CG जो जिस पॉइंट से इस पूरे बॉडी का वेट एक्टिव होता है, ठीक है, इस पूरे बॉडी का जो वेट है, इस ये वेट जिस पॉइंट के थ्रू क्या होता है? पास होता है, उसको कहते हैं CG। एंड बुओयांसी जिस पॉइंट पे बुओयांसी फोर्स एक्टिव होता है, जिस पॉइंट पे सारा बुओयांसी फोर्स एक्टिव होता है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ बुओयांसी। एंड ये दोनों पॉइंट होना चाहिए क्या? सेम वर्टिकल लाइन पे। ये हो गया वर्टिकल लाइन। एंड ये दोनों पॉइंट अगर इस सेम वर्टिकल लाइन पे हो तो क्या हो जाएगा? ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लिक्विड के अंदर फ्लोट होगा, ठीक है, ओके। चलो ये था इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्लोट होने का कंडीशन, ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, आज सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। एंड क्योंकि हम अगले क्लास पे नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास, एंड उसके साथ साथ हम विस्कोसिटी को भी स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा टाइम लेके हम कर देते हैं ख़त्म इस टॉपिक को, ठीक है। चलो इसके बाद हम सीखने वाले हैं क्या? व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज फ्लोटिंग, ठीक है। अब जब कोई सॉलिड बॉडी सबमर्ज्ड कंडीशन पे फ्लोट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है, इस कंडीशन पे अगर फ्लोट होता है तो क्या होगा, ठीक है। मैंने लॉस ऑफ फोर्स में जो सेकंड लॉ लिखा था ना कि W, ये जो कंडीशन मैंने लिखा था, अगर ये कंडीशन आता है तो बॉडी दो तरह से फ्लोट हो सकता है। अगर ये कंडीशन आता है कि वेट ऑफ द बॉडी इज मच लेस देन द बुओयांसी फोर्स, तो बॉडी दो कंडीशन में फ्लोट हो सकता है। एक तो पूरा सरफेस के ऊपर,
ठीक है। दूसरा कंडीशन सरफेस के मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर एक हो सकता है कि पूरा एकदम लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। एंड दूसरा कंडीशन कि लिक्विड के अंदर कुछ है एंड लिक्विड के बाहर कुछ है। ओके, तो ये है दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें इतना मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो बुओयांसी फोर्स है बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं FV इज मच 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 ग्रेटर देन क्या W। तो ये कंडीशन आएगा आपका। ओके, ये कंडीशन आएगा आपका। ओके, देन चलो अब इस कंडीशन पे जाते हैं। इस कंडीशन पे सिर्फ ये है कि FB इज ग्रेटर देन W। ओके, मच मच ग्रेटर देन नहीं है। ओके, यहाँ पे मच 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 ग्रेटर देन है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये केस है सिर्फ ग्रेटर देन है। ओके, चलो इस कंडीशन पे हमें ये पता करना है कि कितना पार्ट लिक्विड के अंदर है। ये हम कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है एंड ये न्यूमेरिकल में आता है, इसीलिए ये मैं समझा रहा हूँ। ओके, ये न्यूमेरिकल में आता है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। इसका लिए एक फॉर्मूला है कि सीधे फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, बस हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिंकिंग, वॉल्यूम ऑफ सिंकिंग पार्ट, ठीक है, ऑफ द बॉडी। ओके, तो बॉडी का जो सिंकिंग पार्ट है ये V1 है। ओके, एंड ये टोटल है V। ओके, V1 एंड पूरा बॉडी का जो वॉल्यूम है V। ओके, चलो, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, इजिकल टू क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ओके, सॉलिड का डेंसिटी जो कि इसका डेंसिटी है, एंड क्या निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला जिसके सहारे हम निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है वाटर के लिक्विड के अंदर है। ओके, कितना वॉल्यूम वाटर के अंदर है या फिर लिक्विड के अंदर है एंड कितना बाहर है, ये हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के सहारे। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लिख लीजिएगा, आप एकदम याद रखना होगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। देखो, ये सिंकिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या था, V, एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड ρS एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ρW। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला। एंड यहाँ से अगर आप निकालेंगे V1 का मान, V1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ρS इंटू VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड ρW। ठीक है, तो रो डेंसिटी के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से मास आ जाता है आपका। तो आप ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम 1 मतलब सिंकिंग पार्ट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आप लिख सकते हैं। ओके, सिंपल तरीके से ये आप लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे समझाया। ओके, चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादा टॉपिक भी नहीं रह गया है। सिर्फ 2 टॉपिक है मेटा सेंटर। ओके, मेटा सेंटर को लेके हम स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी को देख लेंगे, देन उसके बाद टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। तो नेक्स्ट क्लास पे हम नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, मेटा सेंटर के बारे में। क्या होता है ये मेटा सेंटर। ओके, ठीक है, मेटा सेंटर क्या होता है, सिंपली तरीके से एकदम बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। देखो, अभी क्या है कि किसी लिक्विड में इस तरह से कोई बॉडी जो है सबमर्ज्ड कंडीशन पे है एंड इस तरह से फ्लोट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट लिक्विड के अंदर है, थोड़ा सा पार्ट लिक्विड के बाहर है, एंड इसका क्या होगा, इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, एक पॉइंट होगा जिससे कि इसका पूरा वेट जा रहा है। ओके, इसका पूरा वेट एक्ट कर रहा है, तो ये है CG पॉइंट। एंड एक ये जो फ्लोट हो रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा बुओयांसी भी लग रहा है ना, तो बुओयांसी का भी एक सेंटर पॉइंट होगा। तो सेंटर ऑफ बुओयांसी निकालो, सेंटर ऑफ बुओयांसी मान लेते हैं, ये है सेंटर ऑफ बुओयांसी। ओके, ठीक है, सेंटर ऑफ बुओयांसी, एंड ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब ये दोनों क्या है, वर्टिकल लाइन पे है, सेम वर्टिकल लाइन पे है, क्योंकि ये मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग हो रहा है। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फ्लोट हो रहा है। तो
ये सी जी एंड सी बी क्या है, एक ही वर्टिकल लाइन पे है। अगर इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूं, इसको टेढ़ा कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा कर दिया, ओके, ठीक है। तो CG जो है, CG तो बिल्कुल वही पॉइंट रहेगा, ये CG पॉइंट तो चेंज होने वाला नहीं है, ओके, CG पॉइंट तो चेंज होने वाला नहीं है इस केस में, लेकिन इसका सेंटर ऑफ बोन्सी जो है ये हो जाएगा चेंज, सेंटर ऑफ बोन्सी जो है ये होगा चेंज, ठीक है। तो पहले यहाँ था, सेम वर्टिकल लाइन पे था, ठीक है, ये सेम लाइन पे था, अब क्या हो रहा है, इसको मैंने जो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो इसके वजह से ये मूव होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया CB2, ये CB1 पॉइंट था, ओके। चलो अब क्या करते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट हो गया, ये जो सेकंड पॉइंट आया सेंटर ऑफ बोन्सी का, ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन जाके इनिशियल लाइन को एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। ये सेकंड वर्टिकल लाइन क्या है, इनिशियल वर्टिकल लाइन को एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेगा एंड जिसको कहते हैं मेटा सेंटर, ठीक है, एंड इसी को कहते हैं मेटा सेंटर, ओके, ठीक है, सेंटर, मेटा सेंटर, ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेटा सेंटर। अभी देखो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट है CG से मेटा सेंटर का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, याद होना चाहिए। ये जो इसको लिख देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर, ठीक है, मेटा सेंटर एंड क्या CG, ठीक है, CG एंड मेटा सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे कहते हैं मेटासेंट्रिक डिस्टेंस या फिर मेटासेंट्रिक हाइट, ओके। चलो अब और एक चीज़ बाकी रह गया जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। अब कोई बॉडी अगर सबमर्ज कंडीशन पे है उसका स्टेबिलिटी कैसा होगा, उसका स्टेबिलिटी 3 तरह का हो सकता है, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी जो है 3 तरह का हो सकता है। पहले लिख लेते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। पहला कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, स्टेबल होगा, ओके, कब होगा ये देखते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन है अनस्टेबल, तीसरा कंडीशन क्या है, न्यूट्रल, ओके, ठीक है, ओके। 3 तरह का स्टेबिलिटी है, पहला तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड क्या है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो W मतलब वेट ऑफ द बॉडी, ओके, एंड बुओयांसी फोर्स, ओके, वेट ऑफ द बॉडी एंड बुओयांसी फोर्स अगर इक्वल हो, ओके, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी एंड बुओयांसी फोर्स इक्वल है, तीनों केस में ही ये क्या है, इक्वल है, मान लेते हैं तीनों केस में वेट ऑफ द बॉडी एंड बुओयांसी फोर्स जो है इक्वल है। अब क्या है कि बुओयांसी जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ बुओयांसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, ओके, सेंटर ऑफ बुओयांसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ए सबमर्ज्ड बॉडी। अगर क्या है, ये जो B है, ये B है, B इज एबोव, ओके, एबोव, ओके, B इज एबोव CG, ओके, CG। तो CG पॉइंट से अगर B बुओयांसी पॉइंट ऊपर रहा तो ये है स्टेबल कंडीशन। मतलब कुछ ऐसा है कि ये तो था, ये कुछ इस तरह से फ्लोट हो रहा था, अगर ये CG है, ओके, ये CG पॉइंट है एंड ये बुओयांसी पॉइंट है, ठीक है, तो बुओयांसी पॉइंट किस में है, CG के ऊपर है, बुओयांसी पॉइंट
कहाँ पे है, CG के ऊपर है, तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस बॉडी को सामान्य टेढ़ा कर दें, ओके, थोड़ा सा टिल्ट कर दें, मतलब इसको इस तरह से कर दें, ये फिर से इसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, फिर से इसी जगह पे आ जाएगा, ये होगा स्टेबल कंडीशन। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या है कि वेट ऑफ द बॉडी एंड बुओयांसी जो है ये दोनों समान है, लेकिन क्या है, पॉइंट बी इज बिलो द CG, ठीक है, तो CG के नीचे है क्या, बुओयांसी पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस का फिगर में कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये फ्लोट हो रहा था एंड ये है आपका मान लीजिए CG, ठीक है, एंड ये पॉइंट है B, ओके, ये पॉइंट है B, तो CG के नीचे है B पॉइंट। अब क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, मतलब कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। अब क्या हो गया कि CG पॉइंट तो वही रहने वाला है, वही का वही रहने वाला है CG, ओके, लेकिन बुओयांसी पॉइंट तो आ गया इधर ना, ओके, तो बुओयांसी पॉइंट तो आ गया इधर ना, तो यहाँ पे अगर फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई होता है तो ये क्या, ये पलट सकता है, ओके, ये पलट सकता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने टिल्ट कर दिया, ज़्यादा सा टेढ़ा कर दिया तो ये पलट जाएगा, ओके, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। एंड तीसरा न्यूट्रल एग्जाम्पल क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का है जो अगर CG एंड बुओयांसी पॉइंट सेम पॉइंट पे हो, अगर B एंड CG आर सेम पॉइंट, ठीक है, ओके, B एंड CG आर सेम पॉइंट, अगर B एंड बुओयांसी, सेंटर ऑफ बुओयांसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेम पॉइंट पे हो तो ये है न्यूट्रल कंडीशन। जैसे कि एक ऐसे सर्कुलर, अगर स्फेरिकल टाइप, अगर फुटबॉल के आकार का जैसा आप अगर किसी वस्तु को पानी में डुबोएंगे तो उसका जो बुओयांसी, सेंटर ऑफ बुओयांसी है एंड सेंटर ऑफ CG है, तो क्या होगा, वो इक्वल होगा। एंड उसको अगर थोड़ा सा मैं टेढ़ा भी करता हूँ तो बिल्कुल वही का वही होने वाला है, ओके, वही का वही होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस आने वाला नहीं। तो ये है क्या, न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि मेटा सेंटर के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी देखते हैं, ओके, ये लास्ट टॉपिक है आज का, मेटा सेंटर की रेस्पेक्ट पे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। तो देखो पहला कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि मेटा सेंटर क्या होगा, एबव G पॉइंट, मेटा सेंटर ऑलवेज क्या होगा, G से मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा, तो होगा स्टेबल कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि मेटा सेंटर बिलो द G, ओके, अगर मेटा सेंटर आपका क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हुआ तो ये होगा क्या, अनस्टेबल, ओके, ये पलट जाएगा। एंड न्यूट्रल कंडीशन क्या होगा कि मेटा सेंटर एंड CG है सेम पॉइंट, ओके, सेम पॉइंट है मेटा सेंटर एंड CG, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल कंडीशन, ओके। अब चलो अब करते हैं टॉपिक को ख़त्म। तो आखिरी जो रह गया है क्या, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्यों उसको छोड़ेंगे, ओके, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, तो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझ के चलेंगे, ठीक है। आज मैंने सिलेबस के बाहर काफ़ी कुछ सिखा दिया, तो आप सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ओके। दो ये सारी चीज़ें सिलेबस पे है नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिलेबस के आउट सिखा दिया आज, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आगे हमारे काम पे लगने वाला है, इसलिए आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा सीख लिया। चलो ठीक है, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई क्लास नहीं अपलोड किया, तो इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा मैंने करा दिया, ओके। चलो देखो अब हम बात करेंगे ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, मतलब प्रदोलन, ठीक है, प्रदोलन। कोई भी फ्लोटिंग बॉडी जो इधर उधर हिलता है ना, तो उसको कहते हैं प्रदोलन, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो ऑसिलेशन किस तरह से होता है, 2 तरह की हो सकता है, रोलिंग एंड पिचिंग, ठीक है, रोलिंग एंड पिचिंग, ओके। चलो ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग, ये आखिरी टॉपिक है आज का, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी। अभी देखो ये मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से मैंने एक बॉडी को
रखा, बिल्कुल बिल्कुल नाव की तरह। ओके ठीक है। अब ये मैंने फ्रंट से लिखा, एंड साइड से अगर मैं कहूँ तो साइड से कुछ नाव कुछ इस तरह से होता है, नाव कुछ इस तरह से होता है। ओके नाव कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ओके तो रोलिंग किसे कहते हैं? ऑसिलेशन दो तरह की है, रोलिंग एंड पिचिंग। तो रोलिंग किसे कहते हैं? साइड बाय साइड। ओके अगर ये मैंने फ्रंट से देख रहा हूँ, मैं ये जहाज को फ्रंट से देख रहा हूँ, तो अगर ये आपका इधर इधर ऐसे ऐसे हिले, ओके ऐसे ऐसे हिले, तो क्या होगा? ये हो जाएगा रोलिंग के एग्जाम्पल, ठीक है। ये होगा रोलिंग के एग्जाम्पल। ओके अगर इस केस में देखो, ये मैं साइड से देख रहा हूँ, ये फ्रंट से देख रहा था, ये साइड से देख रहा हूँ, साइड से जहाज कुछ इस तरह से दिखता है, एंड ये अगर इस तरह से हिले, ठीक है, ये अगर इस तरह से हिले तो इसको कहते हैं पिचिंग, ठीक है। ओके पिचिंग, ठीक है ना। एंड देखो ये जो वारशिप होते हैं ना, जिसके नौसेना जिससे लड़ते हैं, ओके नेवी जिससे लड़ते हैं, जो वारशिप होते हैं युद्ध के लिए, तो वो क्या डिजाइन किया जाता है? रोलिंग के लिए। ओके रोलिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, रोलिंग के ऊपर फोकस करके डिजाइन किया जाता है, ठीक है। एंड पैसेंजर शिप भी रोलिंग एंड पिचिंग दोनों के लिए क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। एंड इसमें टाइम पीरियड जो है ये मोर होता है, मोर मतलब टाइम पीरियड, मतलब ये जो रोलिंग एंड पिचिंग होगा, इसमें पैसेंजर शिप में ये जो रोलिंग एंड पिचिंग होगा, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा, ये बहुत टाइम से धीरे धीरे होना चाहिए। ओके क्योंकि अगर पैसेंजर जहाज में आप बैठे हैं एंड ये बिल्कुल ऐसा ऐसा कर रहा है, तो आपका सिर क्या होगा? चकरा जाएगा। ओके लेकिन वारशिप के लिए ये जो डिजाइनिंग किया जाता है, इसमें टाइम पीरियड जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब ऐसे गया ऐसे हो गया, ऐसे गया ऐसे हो गया, एकदम बिल्कुल कम समय के वक्त में। ओके क्योंकि अगर यहाँ पे एक सेना, एक नेवी एक जगह पे एक शिप पे टारगेट किया हुआ है, ओके टारगेट किया हुआ है, एंड ये हो रहा है वाइब्रेट, ये हो रहा है, ये टेढ़ा हो रहा है, एंड टेढ़ा हो रहा है बहुत टाइम लेके, ये ऐसा हुआ, देन धीरे धीरे ऐसा हुआ, तब तक क्या होगा? इसका निशाना क्या होगा? निशाना चूक जाएगा। ओके लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये निशाने एकदम लगा दिया है, इस तरह से निशाना लगा दिया है, एंड ये जस्ट कुछ सेकंड भी नहीं, एक सेकंड में, माइक्रो सेकंड में गया और आया, तो क्या निशाना चूकने का चांसेस कम होगा या ज़्यादा होगा? बिल्कुल कम होगा, ठीक है। इसीलिए वारशिप को डिजाइन किया जाता है टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ओके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किया जाता है इसको डिजाइन, एंड इसको पैसेंजर शिप को डिजाइन किया जाता है लॉन्ग टाइम पीरियड में। ओके तो ये था आज का टॉपिक, एंड आई होप सारे चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। ओके अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बोलिएगा, एंड सिलेबस के साथ मैच कीजिएगा, कौन कौन सा चीज़ जो है, कौन कौन सा टॉपिक जो है सिलेबस के साथ मैच कर रहा है। ओके अगर उससे एक्स्ट्रा में दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस था, उसे समझना उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ समझ लिया, ठीक है। अगर सिलेबस के इंक्लूड कोई भी टॉपिक पे अगर दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत भरी बात है, क्योंकि ये हमें सीखना होगा अच्छी तरह से। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि दिक्कत नहीं होगा, फिर भी अगर होता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए बहुत अच्छी तरह से रहना, घर पे ही रहना। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच।